अमनो अख़ुवत अदलो मोहब्बत वहदत का प्रचार करो, इंसानों की इस नगरी में इंसानों से प्यार करो। हमारे साथ विपिन कुमार त्रिपाठी हैं। त्रिपाठी जी पिछले कुछ सालों से सड़कों पर घूम रहे हैं, लोगों से मिलते हैं और लोगों को जाकर कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद नफ़रत नहीं है, मोहब्बत है, और मोहब्बत ही इंसान की ज़िंदगी की असल राह है जिससे वो कामयाब हो सकता है। जी जी। आपके जहन में कब आया, ये सबसे पहले कब क्लिक किया कि प्यार से ही काम बन सकता है, नफ़रत से नहीं बन सकता? गुजरात 2002 में जब मैं एक रिलीफ कैंप में गया कालोल में, तो वहाँ पे बोरू एक गांव है, वहाँ से 11-12 किलोमीटर दूर वहाँ के लोग रिलीफ कैंप में थे। तो मोहम्मद भाई से मेरी मुलाकात हुई। हमने कहा, मोहम्मद भाई आप कहाँ के हो? बोले बोरू का। हमने कहा, आपके गांव में क्या हुआ? बोले फसाद हुआ था, उसमें एक आदमी मरा और 150 घर जले। तो मैं वहाँ से निकल आया। कुछ देर के बाद मैं गांव जाने लगा तो कोई ऑटो नहीं मिला, पैदल गया। जब वहाँ गांव में पहुँचा तो लोगों से जब मिला तो सचमुच 150 घर जले थे मुसलमानों के और एक आदमी मरा था। मैं लौट के फिर मोहम्मद भाई के पास आया। मैंने कहा कि भाई, इतनी बर्बादी के बावजूद आपके दिमाग में बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत नहीं है, सच्चे हो। आप जैसे लोग ही इस इंसान को जिंदा रखेंगे। और मुझे एहसास हुआ कि मार काट की ताकत, नफ़रत की ताकत के सामने इस आदमी की सच्चाई और दिल में जो मोहब्बत है, अपनापन है, उसकी कोई मिसाल नहीं। तो एक तो मुझे ऐसे तमाम मौके ज़िंदगी में आए जिससे मुझे एहसास हुआ कि इंसान के अंदर असली ताकत तो मोहब्बत की ही है। जुल्म की ताकत का मुकाबला मोहब्बत की ताकत ही कर सकती है, सच्चाई की ताकत कर सकती है। और इसके पहले कई और घटनाएं घटी, तो इस तरीके से बातें होती रही। आपका परिचय हमने जब पढ़ने की कोशिश की आपके बारे में, आप आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे, फिर आप अमेरिका चले गए, आपके पिता फ्रीडम फाइटर रहे, उनका एक देश की आज़ादी में के संघर्ष में एक योगदान रहा, गांधी जी के विचारों से वे काफ़ी प्रेरित थे। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि विपिन कुमार त्रिपाठी कहाँ से आए हैं, कौन हैं, और क्यों आज उनको ये ज़रूरत पड़ रही है कि वो समाज को एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा जन्म गांधी जी के मरने के 1.25 महीने बाद का है, 1.5 महीने बाद का। 1948 11 मार्च को मैं पैदा हुआ। तो उसके पहले मेरे पिताजी 13 साल आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने 2 दफ़ा जेल गए। उनके गुरु जो थे, जिनसे उन्होंने कुश्ती सीखी, अहमद पहलवान, वो बहुत प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे। और मेरे पिताजी ने और उन्होंने मिल के इलाके में अखाड़े खोले थे और कहा था कि उन्हीं को हम कुश्ती सिखाएंगे जो 5 बातें माने, सच बोलेंगे, कमज़ोरों को पे हिंसा या जुल्म नहीं करेंगे, मुफ्त में काम नहीं कराएंगे, जात का भेदभाव नहीं करेंगे और धर्म का भेदभाव नहीं बरतेंगे। तो इस तरीके की बातें मैं बचपन से अपने परिवार में और थी। जब मैं स्कूल गया तो मुझे सरकारी स्कूल में दाखिला हुआ। अहमद बख्श हमारे टीचर थे, 5 कक्षाओं को अकेले पढ़ाते थे। शहर में परिवार रहता था और गांव में रहते थे वो, और महीने में सिर्फ 1 मरतबा अपने परिवार से मिलने जाते थे। वो डेडिकेशन मतलब मैंने शायद ही ज़िंदगी में किसी टीचर में देखा। पूरे दुनिया में मैं तमाम मुल्क घूमा, ऐसा टीचर जिन्होंने गोद में लेके मुझे पढ़ाया, हर फिक्र की। जब मैं बीएससी में पढ़ता था तो उन्होंने मेरे लिए, जब फीस जमा करनी थी, मेरे घर गिरवी रखा गया था, घर में गरीबी आ गई थी तो कर्जा नहीं मिल रहा था। तो एक दिन मैं नहीं जा पाया तो उन्होंने कहा, तुम गए क्यों नहीं? तुम्हारे स्कूल कॉलेज खुल गया। मैंने कहा, वो पिताजी इंतज़ाम कर रहे हैं पैसे का। बोले, कितने पैसे चाहिए? तो मैंने कहा, 40 रुपये फीस के लिए और किराए के लिए। 60 रुपये तनख्वाह मिलती थी उनको। ये कौन से सन की बात है? ये जब मैं बीएससी में पढ़ता था तो मैं सन 63 की बात है, 64 की बात है। फर्स्ट ईयर पास कर चुका था, सेकंड ईयर की बात है। उन्होंने मुझे 60 रुपये की तनख्वाह में, जिसमें उनका गुजारा परिवार का चलाते थे, वो
40 रुपये मुझे दिया, जबकि गांव में कोई कर्जा देने को तैयार नहीं था। वो जानते थे कि पैसा शायद ही मिले, लेकिन उन्होंने दिया मुझे। तो इस हिंदुस्तान में हम सब लोग एक दूसरे की मोहब्बत से, एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते हैं। और हमारे तो खैर टीचर जो थे वो तो बेमिसाल थे। तो इस तरीके से बचपन से मेरे रगों में ये बात आ गई। और आगे चल के जब मेरे कुछ रिश्तेदार आरएसएस की शाखाओं वगैरह में जाते थे और एंटी मुस्लिम बातें करते थे, तो मुझे लगता था कि कितनी घटिया बात कर रहे हैं। जिस शख्स ने मुझे इंसान बनाया, मेरे दिमाग में गणित के कायदे, हिंदी के कायदे इतनी आसानी से डाले कि मुझ में आत्मविश्वास पैदा किया। उस शख्स को और उसकी कौम को, उसकी बिरादरी को, उसके मजहब को कोई जलील करे, ये मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर थी बात। तो बचपन से मेरे दिमाग में ये बात रही कि हिंदुस्तान में एक तबका है, ख़ासतौर से व्यापारी समाज में और अफसरों में, जिनके दिमाग में दूसरों पे बड़प्पन जताने के लिए, एक तो जाति की घिन तो थी ही, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से धर्म के नाम पे घृणा और घिन जो पैदा की इन लोगों ने। और किसके खिलाफ? उनके खिलाफ जो हमारे टीचर हैं। मतलब मामूली तनख्वाह लेके परिवार से दूर रह के देश की खिदमत कर रहे हैं, उनको हम जलील करें। और 90% तो हिंदुस्तान में मुसलमान मजदूर और किसान हैं, उसको हम जलील करें। ये बात मेरी रगों में बचपन से आ गई थी। तो जब मैं बीएससी पढ़ने के लिए झांसी गया, तो वहाँ शाखा लगती थी, हमारे जो वाइस प्रिंसिपल थे वो शाखा लगवाते थे। हालांकि मेरे साथ उनका व्यवहार अच्छा था। तो मुझे और आग लगती थी अंदर से कि ये नफ़रत का सोच, नफ़रत की राजनीति गलत है। हालांकि मैं उन टीचर का सम्मान करता था, क्योंकि वो मुझसे नफ़रत नहीं करते थे और ये मेरे दिमाग में था कि टीचर का सम्मान करो। लेकिन उनकी विचारधारा से मैं रत्ती भर सहमत नहीं था और मेरी विचारधारा मजबूत हो गई। वही हालत आगरा में जब मैं एमएससी किया तब हो गई। जब आईआईटी आए तो देखा कि यहाँ पे तो नाथूराम गोडसे का जो स्पीच है वो बढ़ी जा रही है। तो मेरी रगों में तो बेटा उस वक़्त से यही चल रहा है ये कि हम किस दिशा में, पढ़े लिखे लोग, उम्मीद तो की जाती है कि उनका दिमाग खुलेगा, लेकिन दिमाग एकदम बंद है। सच्चाई से नफरत है इनको, समाज की हकीकत को देखना नहीं चाहते, लोगों के दुख दर्द का एहसास नहीं है। मजदूरों से नफरत, औरतों से नफरत, जातियों के आधार पर नफरत, किसानों से नफरत, और फ्रंट पे कर रखा है मुसलमानों से नफरत। तो ये नफरत तो हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये प्रेजुडिस से आज़ादी पाना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से मेरी परवरिश हुई। एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता क्यों है? आपको क्या लगता है? आप इतना सब लोगों के बीच में रहते हैं, उनसे बात करते हैं, आपको जब लोगों को ये समझा रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं आपको जो शामिल हैं उस होने में नफरत के, आपको क्या लगता है कि क्या इंसान का जहन काम करता है? ये आपने बहुत गंभीर बात कही। एक मानसिकता होती है, दबा के रखो, कुचल के रखो, जिसको मैं इंपीरियलिस्ट माइंडसेट कहता हूँ। उस जहनियत का एक्सप्रेशन है नफरत। मेरी जात बड़ी, मेरा धर्म बड़ा, इसेंशियली टू ह्यूमिलिएट अदर्स, टू एक्सप्लॉइट अदर्स। और हिंदुस्तान का वो तबका जो शोषण पर जिंदा है, मजदूरों किसानों के खून पसीने पर जिंदा है, वो नहीं चाहता कि इस शोषण के ऊपर कभी कोई चर्चा भी कर सके। लिहाजा नफरत एक औजार भी उनके लिए बन गया है कि फजूल की बातों को लेके काल्पनिक किस्से कहानी सुना के वो नफरत पैदा कर दो कि इस पर चर्चा ही ना हो सके, इंसान इंसान से जुदा हो जाए, मजदूर मजदूर से टूट जाए, किसान किसान से दूर हो जाए। तो नफरत उनके लिए सेल्फ इंटरेस्ट का एक औजार है, और दबा के रखो, कुचल के रखो, इस मानसिकता का वो एसर्ट करने का एक औजार है। इसी के तहत लोग नफरत करते हैं एक दूसरे यही से। करते हैं जी। आप लोगों से मिलते हैं, उनको कन्फ्रंट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कुछ ऐसे किस्से, ऐसी कहानियाँ जब आपने देखा कि वाकई लोग परिवर्तित हो रहे हैं, लोगों का जहन बदल रहा है, या वो सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, या आपसे किस तरह के सवाल लोग करते हैं, किस तरह की बातचीत करते हैं, क्या पूछते हैं आपसे लोग जब आप लोगों के बीच में जाते हैं? ये तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि मैं किसी का दिल बदल सका।
जितने नफ़रत के जुनूनी लोग हैं, बात तो मेरी लोगों से होती है, लेकिन मैं दिल तो किसी का नहीं बदल सका। लेकिन एक बात ज़रूर हुई कि जिन लोगों पर दंगों की मार पड़ी, उनसे जब मैं मिला और उनकी बढ़ा चढ़ा के न बोलने की जब मैंने सूरत देखी, पांड्रावाड़ा एक गांव है गुजरात में, 27 लोग मरे थे उसमें और 157 घर जलाए गए थे। तो वहाँ पे मुझे फैजू भाई मिला। 12वीं तक पढ़े थे वो, ITI भी किया हुआ था उन्होंने, और सारे के सारे लोग रिलीफ कैंप में चले गए थे, घर जल गए थे तो लूनावाड़ा में। और मैं कई मर्तबा उस गांव में गया, उस गांव के इलाके के आसपास के गांव में गया जहां से कहा गया था कि मारने वाले आए थे। जब मैं घूमता था और मैं चाहता ये था कि भाई ये लोग वापस किस तरीके से लौट सकें। गांव में कुछ लोग मिले, अच्छे लोग मिले, दलितों में अच्छे लोग मिले, कुछ ब्राह्मण भी अच्छे मिले मुझे, 1-2 ब्राह्मण अच्छे मिले। उस गांव के जो सरपंच थे वो भी ठीक था आदमी, अनिल मोदी नाम था उनका। लेकिन सच्चा इंसान था वो था फैजू भाई, फैज मोहम्मद। उसके वजह से लोग वापस आए। मैंने फैज मोहम्मद से कहा, मैंने कहा फैज मोहम्मद, मैं चाहता हूँ कि इस गांव के बच्चों का हाई स्कूल में दाखिला हो। तो एक दिन हाई स्कूल चला गया तो पता लगा वहाँ हाई स्कूल में तो 500 बच्चे पढ़ते हैं, 3 बच्चे मुसलमान हैं। मैंने प्रिंसिपल से बातचीत की, हमने कहा कि आपके यहाँ इतने कम मुस्लिम बच्चे क्यों हैं, जबकि इस गांव में तो 150 परिवार तो इसी गांव में मुसलमानों के हैं। उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ 8वीं कक्षा से हाई स्कूल चालू होता है और उसमें हमारा एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो उनको हम एडमिट करते हैं। मैं फैजू के पास आया, हमने कहा फैजू अपन पढ़ा सकते हैं बच्चों को, कोई टीचर ढूंढते हैं। कोई टीचर तैयार नहीं था उस गांव में, चूँकि इतनी वायलेंस हो चुकी थी कि बाहर के आदमी पढ़ाने को तैयार नहीं थे। फैजू बोले 6ठी 7वीं तक की मैथमेटिक्स तो मैं पढ़ा सकता हूँ, अंग्रेजी भी पढ़ा सकता हूँ। तो हमने कहा पढ़ाओ। तो मैं कभी कभी जाके खुद रुक जाता था, 1-2 दिन उनके पास, उन्हीं के घर में रुकता था। उनकी वाइफ और फैजू जिस अपनेपन से मुझसे मिलते थे, गांव के हिंदुओं से मिलते थे, मुसलमानों से मिलते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। बेटे सो रेयर टू फाइंड सच पीपल। असली हिंदुस्तान की खाद तो वो है जिसकी खुशहाली हम जो हिंदुस्तान में थोड़ी बहुत तरक्की देख रहे हैं, इसकी बुनियाद तो इसी किस्म के लोग हैं। तो मुझे बड़ी उसमें हिम्मत दिखी, ताकत दिखी कि इस माहौल में लोगों को लेके आ गया। उन्हीं की वजह से लोगों की हिम्मत बन गई लौटने की, वरना 9 महीने तक तो नहीं लौट रहे थे लोग। तो ऐसे मौके बहुत सारे आए कि मेरी बातों का असर जुनूनी लोगों पे तो उतना नहीं पड़ा, एक आध जगह पड़ भी गया। जैसे यहाँ पे दंगा हुआ 2013 में मुजफ्फरनगर, तो मंसूरपुर गया। मंसूरपुर के पास एक गांव था, वहाँ पर सरपंच थे एक, वो उनके भाई को मैंने पढ़ाया था। MSc में जब पास करके वो PhD में दाखिले के लिए दिल्ली आए तो मैंने कुछ लेक्चर दिए। तो 5-6 बच्चे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आए थे, उनमें वो उनका भाई भी था। तो उस वक़्त वो दिन था जब पूरे वेस्टर्न यूपी में फसाद चल रहे थे। उस दिन 50-60 लोग मारे गए थे। इस गांव में भी दंगा होता, क्योंकि जिस तरीके की खबरें उनके पास आ रही थी, जिस किस्म का आर्गूमेंट मुझे वो दे रहे थे, उसे लग रहा था कि अब यहाँ भी दंगा भड़कने वाला है। लेकिन समहाउ मैंने उनसे कहा, हमने कहा देखो भाई, तुम सरपंच हिंदुओं के नहीं हो, गांव के हो, तुम्हारे गांव में कोई वारदात नहीं होनी चाहिए। तो उस पर हालांकि बहुत प्रेशर था कि आप बिल्कुल बेलगाम छोड़ दो कातिलों को, लेकिन उस गांव में दंगा बच गया। तो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक मौका ऐसा आया कि मेरी मौजूदगी से थोड़ा बहुत एक फ़ायदा, हाँ, हादसा टला। बाकी तो मैं कहीं इफेक्टिव दंगे के बाद भी जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ, आसाम भी गया, तमाम जगह घूमता रहता हूँ, लेकिन दंगे के बाद ही पहुँचता हूँ, कहीं 1 दिन बाद, कहीं 10 दिन बाद, ये होता है। आपको क्या लगता है कि आप इतना लोगों के बीच में गए हैं, नफ़रत जो है वो धर्म, जात और कलर, क्या यही नफ़रत का कारण होता है, या फिर
बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का जो एक भेद, एक डिफरेंस है कि कम और ज़्यादा, कमज़ोर और ताकतवर, आपको क्या लगता है कि ताकतवर ही कमज़ोर पर हमला करता है? जैसे कि अगर मैं हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं अच्छा खाने कमाने वाला हूँ, मेरा परिवार वो अच्छा वेल्दी है, मैं मुस्लिम भी हूँ, तो क्या ऐसा कोई संभावना है कि नफ़रत की उस आग से मैं बच जाऊँगा? ये देखें आप, नफ़रत इस वक्त मुसलमानों से इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि इस बात का लोभ है कि पोलराइजेशन पैदा करो, हुकूमत हासिल करो। हुकूमत का जो आकर्षण है वो नफ़रत से ज़्यादा डीपर है। एलीट क्लास में टू एसर्ट देयर अथॉरिटी, कुचल के रखो, दबा के रखो, और ये बदकिस्मती से 3000 साल से चल रहा है। सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता हासिल करो, अथॉरिटी हासिल करो और कुचल के रखो, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करो। आप देखेंगे कि कहने को तो ये कहते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, ये नकली बात है। वो जो कहते हैं वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ आके कम पैसों में काम करें। इतना जलील कर दो वर्किंग क्लास को कि आपके यहाँ कि साहब हम तो आपके यहाँ आधे पैसे में, चौथाई पैसे में काम करने को तैयार हैं। बांग्लादेशी का नारा लगा दो कि तुम तो बांग्लादेशी हो, जानते हो कि बांग्लादेशी नहीं है, अपने मुल्क का है, लेकिन ताकि वो आदमी मजबूरन आपके यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के लिए, आपकी कारीगरी करने के लिए मिट्टी मोल दाम में तैयार रहे, और समाज में मुसलमान मजदूर और हिंदू मजदूर के दरमियान दीवार खड़ी हो जाए ताकि इनको हुकूमत मिले। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जिस वक्त इनके हाथ में हुकूमत नहीं थी, केंद्र की या राज्यों की, व्यापारी तबके के दिमाग में ख़ास तौर से उनको नफरत सबसे ज़्यादा किसानों और मजदूरों से थी। लेकिन मुसलमान उनके लिए बलि का बकरा बना कि इनके नाम पे तो मुसलमानों से भी तो नफरत तो है, लेकिन वो धार्मिक इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे गाय के गोश्त की बात करते हैं तो गाय का गोश्त तो इनके बिरादरी के जो अमेरिका वगैरह पढ़ने जाते हैं सब खाते हैं। बड़ी बिरादरी के जो लोग अपने आप को बड़े वेजिटेरियन कहते हैं सब खाते हैं। उधर हिंदुस्तान में जितने कातिल कसाई खाने चल रहे हैं वहाँ पे तो ज़्यादातर के मालिक तो नॉन मुस्लिम्स ही हैं, इन्हीं के भाई बंद हैं, इन्हीं के बिरादरी वाले हैं। तो इनको धर्म के नाम पर कोई डर नहीं है, मतलब घिन तो है लेकिन उतनी नहीं है जितना कि ये खुद गर्जी है कि साहब हमें हुकूमत हासिल करनी है। और किस लिए करनी है? ताकि हम अपने कॉरपोरेट क्लास को और रईस बना सकें, उनके शोषण पर पर्दा डाल दें ताकि वो बेइंतहा मुनाफा कमाते रहें। ये प्राइमरी बात है। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि नफ़रत जो है वो सत्ता हासिल करने के लिए और पावर को ग्रैब कर लेने के लिए लोग करते हैं। आपके जीवन से हम कुछ चीज़ें इस तरह की जानना चाहेंगे, कुछ किस्से इस तरह की जानना चाहेंगे जब आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा हो, आपको लगा हो कि यार ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपने उम्मीद छोड़ दी हो, आपको लगा हो कि अब कुछ किया नहीं जा सकता। जब आप लोगों के बीच में थे या बात कर रहे थे, कई बार ऐसा भी हुआ कि आप जब लोगों के बीच में थे आपको कन्फ्रंट करना पड़ा, आपको लोगों ने, कुछ लोगों से आपको बहुत नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली जिस तरह से मैं पढ़ रहा था, तो उस वक्त में आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ, एक घटना बताता हूँ आपको। जब ये कश्मीर का इन्होंने राज्य का दर्जा ख़त्म किया, 370 ख़त्म किया, तो मैंने एक पर्चा निकाला क्योंकि हुकूमत ये कह रही थी कश्मीर के फ़ायदे का है। और कश्मीर में उसकी 2016 में 5 दिन रहा था। वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें मैंने MSc के बच्चों के लिए 10 लेक्चर दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी पे, और 1 लेक्चर दिया था साइंस एंड फ्रीडम पे। मैंने कश्मीर का मसला नहीं उठाया था लेकिन आज़ादी की बात रखी थी। और फिर मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर मेरा हुआ था, तो मैं कश्मीर के लोगों से वाकिफ़ था, उनकी मोहब्बत को, सरलता को जानता था। टेररिज्म का भी मुझे अंदाज़ था और मिलिट्री की प्रेजेंस की वजह से जो खौफ था लोगों को भी मुझे अंदाज़ था। जब ये घटना घटी मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। किसी भी राज्य के बारे में कोई फैसला किया जाए तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों से मशवरा करके उनके तहत किया जाए। अवाम पर जुल्म न बर्पा न किया जाए कि आपने इतना अविश्वास के चप्पे चप्पे पे आपने कर्फ्यू लगा रखा, मिलिट्री तैनात कर रखी, इंटरनेट बंद कर रखा, और आप कह रहे हैं कि साहब हम तुमकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने पर्चा निकाला। एक ईद का दिन था, मैं रहता हूँ इधर कुतुब मीनार के नज़दीक, तो वहाँ से मैंने सवेरे चला। मैंने कहा शाम तक पहुँचूँगा, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक जाऊँगा,
पर्चे बांट कर जाऊँगा। तो दोपहर में मैं मूलचंद अस्पताल के नज़दीक था, तो एक साहब आए, गाड़ी रोकी, मेरे हाथ में पर्चे थे। मैंने कश्मीर पे एक मसला समझाने के लिए पर्चा लिखा था, तो कि कश्मीर के अवाम बंदिश में और मुल्क में जुनून, इस तरीके का मैंने कुछ रखा। तो बोले किसके पर्चे बांट रहा है? पाकिस्तानी गद्दार। मैंने कहा पर्चा तो मेरा ही है। बोले गद्दार, अगर तू बूढ़ा नहीं होता तो तुझे बहुत मारता मैं। अरे हमने कहा तो उसमें उम्र ना देखो, आप ज़रूर जो आपको ठीक लगे वो करें, लेकिन कसूर तो बता दें, मेरा कसूर क्या है। तो और गालियाँ बकी उन्होंने। इसलिए मैं पुलिस आ गई, शायद वही बुला के लाए होंगे। तो बोले हाँ, बोले पकड़ो इसको, ये देश के साथ गद्दारी कर रहा है, भड़का रहा है लोगों को। मैंने पुलिस वालों को परिचय कहा, आप पढ़ के तो देखो जरा क्या लिखा है इसमें। तो वो आदमी कार वाला तो चला गया। सिपाही बोला कि तू करता क्या है? मैंने कहा पढ़ाता था। बोले कहाँ? मैंने कहा IIT में। तो थोड़ा सा सब किया, क्या पढ़ाते थे? तो फिर कहने लगा कि तुम यहाँ पर्चे नहीं बांटो, आगे जाओ। तो मैं आगे आया, मेरा दिल बैठ गया। तो मैं शाम तक का सोचता था, पर लेकिन तब 1 बजा था, तो मैंने फिर वहीं से घर लौट आया। घर लौट के आया तो मुझे चैन नहीं पड़ा। अगले दिन मैं दिल्ली गेट गया। दिल्ली में एक दिल्ली गेट जगह है, तो मैं पर्चे बांटे, मैंने 300-400 पर्चे वहाँ के अस्पतालों में, उस इलाके में। फिर मैं चला गया, एक बच्चों का जेल है, रिलीफ सुधार गृह, उसमें चला गया। वहाँ पे मेरे जान पहचान के थे, उसको चलाने वाले आरिफ। मैंने कहा आरिफ, तुम्हारे बच्चों से बात करने का मौका लगे तो मैं बात करूँ। तो ये बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, क्रिमिनल क्राइम करते हैं, पकड़े जाते हैं, उनसे बात करने गया। मैंने उनसे कहा, हमने कहा बेटा तुमने कोई गलती की होगी, किसी की जेब काटी होगी, किसी को छोरा मारा होगा, तो तुम इधर आ गए। मैं भी जुल्मी हूँ, मैंने अपनी बहनों के साथ बड़ा जुल्म किया। मैं पीटता था अपनी बहनों को, उनके हिस्से का खाना खा जाता था, फल खा जाता था, लेकिन मुझे सज़ा नहीं मिली। इतनी फ़र्क है कि तुम्हें जेल हो गई और मुझे नहीं मिली, तो बच गया, चांस की बात है, लेकिन तुम संभल जाओगे। लेकिन अगर तुमने किसी बेकसूर आदमी का धर्म और जात देख के कत्ल कर दिया, तो बाप का कत्ल कर दोगे तो अल्लाह ताला या भगवान तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन अगर तुमने किसी बेकसूर आदमी को कत्ल कर दिया जात धर्म देख के उसका, तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। आधे बच्चों ने मेरे आगे पाँव छुए, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। तो मुझे उम्मीद जगी। हमने कहा कि पढ़े लिखे लोगों में तो जहर आ गया है, बच्चों के अंदर अभी भी थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। ऐसे मौके तमाम आए हैं मेरी ज़िंदगी में। जहाँ भी जाता हूँ तो 2-4 दिन में 2-4 गाली देने वाली भी मिल जाते हैं, लेकिन उन्हीं में कोई ढंग का आदमी मिल जाता है। तो उससे आपको लगता है कि ये उम्मीद है, अभी जिंदा है हिंदुस्तान, ये है। आपको क्या लगता है कि नफ़रत की काट के लिए किस तरह के टूल्स हैं जो हमें अपनाने चाहिए? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे म्यूज़िक है, बोलचाल की भाषा है, फिल्में हैं, लोगों के बीच में आप उसकी प्रस्तुति के ज़रिए लोगों को मोहब्बत की तालीम दे सकते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि इन्हीं टूल्स के ज़रिए नफ़रत भी फैलाई जा रही है। फिल्में भी इस तरह की आ रही हैं कि लोग उसके ज़रिए नफ़रत फैला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इन टूल्स के साथ और कुछ और ऑप्शंस और कुछ विकल्प जो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये मोहब्बत के प्रचार को और बढ़ा सकते हैं? ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे हिंदुस्तान का साहित्यकार, कवि, डांस या थिएटर का आदमी, जो भी हुनर उसके पास है, इसके लिए समर्पित कर दे, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो सुरन्या है, एक सुरन्या अय्यर, मणिशंकर अय्यर की बेटी, उन्होंने गांधी लीला बनाई, एक सत्याग्रह प्ले बनाया, अभी एक गौतम बुद्ध पे बनाया, और काफ़ी प्रभावशाली है। जो उसको देखेगा तो उसके दिमाग से नफरत घटेगी। असली बीमारी है प्रेजुडिस, जो गलत धारणाएं बिठा रखी ना दिमाग में कि औरंगजेब ऐसा था, और अब औरंगजेब जैसा था तो था, उसमें भी 99 बातें झूठी, एक बात सच्ची। लेकिन उसका
आज के मजदूर कारीगर से क्या रिश्ता? जिसके बाप दादे औरंगजेब के ज़माने में, औरंगजेब के दादा के ज़माने में और उनके दादा के पहले के हिंदू राजाओं के ज़माने में भी मजदूर कारीगर किसान थे, एक्सप्लॉइटेड थे। तो बादशाहों की इमेजेस थोपने की जो एक तरकीब निकाल रखी है लोगों के दिमाग पे डालने की, उसके लिए साहित्य और बाकी जो विधाएं आपने बताई वो सब काम की हैं। और ख़ासतौर से मैंने बंगाल में देखा, पश्चिम बंगाल में कहने को तो ये है कि भाई टीएमसी और कांग्रेस और ये लेफ्ट पार्टीज ने सांप्रदायिकता को रोका है, उन्हें भी रोका है, लेकिन प्राइमरीली इट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर एंड काजी नजरुल इस्लाम जिनका असर वहाँ की जहनीत पे पड़ा है और उसकी वजह से फिरकावारियत नहीं पनप सकी वहाँ पे। ये बहुत बड़ी चीज़ रही। तो एक तो वो, दूसरी चीज़ हमें लोगों के दिमाग में ये बात बिठानी है कि सांप्रदायिकता का क्या नेक्सस है कॉरपोरेट एलीट से। ये गुलाम है उनके, और आप अपने पाँव पे बेड़ी मत डालो कि आप अपनी ना तो सच्ची आंखों से देख सकते हो, आपकी आंखों पे ऐसा पर्दा डाल दिया गया, आप सच्चाई देख ही नहीं सकते। एक आदमी जो आंखों पे पर्दा डाल के रखता है, दूसरों के दर्द में खुशी जाहिर करता है, तो समझ लो कि उस आदमी का पतन हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। मौत तो आपको आनी ही है, मतलब अपन सभी मरेंगे, 100 साल के अंदर ही मर जाएंगे, लेकिन वो तो बाद की मौत है। असली मौत तो आपको आज आ गई। जिस दिन आपके अंदर किसी भी बेकसूर आदमी के कत्ल पर खुशी पैदा हो गई, लिंचिंग पे आप हंस गए, खुश हो गए, उसके नाम पे आपने सत्ता हासिल कर ली, आप से गिरा हुआ दूसरा शख्स कोई नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क वाले संभल जाएं। तो इसके लिए जो आपने तरकीब कहा, मैं चाहता हूं कि हम श्रम की महत्ता को पहचानें। जब भी वक्त मिले, बूढ़े बुजुर्गों से मेरा खास तौर से कि आप ताश खेलने में वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि ताश खेलते वक्त आप इतनी घृणा की बातें भी करते हो। मैंने अटाली में जो फरीदाबाद के नज़दीक एक गांव में दंगा हुआ था, उस वक्त जाके देखा उधर लोगों में, तब मैंने महसूस किया कि हमारे देश में ये बड़ी बीमारी लगी है, ताश खेलने की बीमारी और दूसरी बीमारियां, जिसके ज़रिए आप, ये घृणा के क्लब है, इसके ज़रिए नफरत फैलाने की चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ आप अपने वक्त का इस्तेमाल श्रम में करो, कुछ ना कोई हाथ से काम करो, और नहीं कर सकते बच्चों को पढ़ाओ, सब्जी लेने चले जाओ, घर में प्रेस करो, झाड़ू लगा दो, मोहल्ले की सफाई कर दो। तो आपके जीवन से लोगों के अंदर इंसानियत जगेगी, ये हमें जगाने की ज़रूरत है। और इसी तरीके की एक्टिविटी जो अपन सब लोग मिलके करेंगे तो मुल्क का माहौल बदलेगा। कुछ चंद सवाल हो रहे हैं आखिरी आपसे। अब जब युवा जिनको आप प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं वो समाज में बोलने का प्रयास करते हैं, तो उनके ऊपर लगाम लगा दी जाती है, उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। आप इतने वक्त से काम कर रहे हैं, आपको कभी डर महसूस नहीं हुआ कि क्या होगा? ये जो लोग, हम इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, उनको आपका क्या संदेश रहेगा कि डरना नहीं है, क्या कैसे बचना है डर से? मेरे ऊपर तो कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि हमला हुआ हो या पुलिस का डर रहा हो या किसी ईडी फीडी का हो रहा हो, वो तो नहीं आया, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं उस सवाल पे। लेकिन तमाम लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने, जैसे बम्बई की हैं 30-80 तलवार, हर्षमंदर हैं, ये सचमुच आग से जूझे हैं। मैं तो दंगे के बाद पहुँचा, ये दंगे के, हालांकि मैं दंगे के 15 दिन बाद गुजरात गया, फिर जाने लगा, हर महीने जाता था। 30-80 साल बाद में वहाँ के लोगों के मुकदमे लड़े, वहाँ के लोगों को जो दफना दिया गया था जलाने के बाद, तो उनकी कब्रें खुदवा के पता लगाया गया तो हड्डियाँ हैं। तो बड़ी हिम्मत से काम किया, तो अब मुकदमा चला दिया गया। मतलब ताज्जुब तो देखो कि क्या न्याय व्यवस्था हुई हमारे मुल्क की। तो लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से अशफाक उल्लाह और भगत सिंह फांसी पर लटक गए, गांधी शहीद हो गए, उसकी ज़रूरत हमें फिर से है। हाँ, ये लड़ाई फिरकावारियत की राजनीति से जो लड़ाई है, सांप्रदायिकता से जो लड़ाई है, ये उतनी ही गंभीर है जितनी कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उतनी ही गंभीर है। इसलिए जो बच्चे जेलों में हैं सच्ची बात कहने के नाम पर,
की वजह से या निशाने पर हैं, वो देश की बड़ी सेवा कर रहे हैं। उससे हिंदुस्तान में की आत्मा जिंदा है। जितने भी बच्चों को मैं जानता हूँ, जामिया में पढ़ने वाले, JNU में पढ़ने वाले, जेलों में डाल दिए गए, या वो भीमा कोरेगांव एक जगह थी, वहाँ के नाम पे जो भी गिरफ्तार किए गए, इन लोगों ने, ये खाद है हमारे मुल्क की, जो नई आज़ादी हमें चाहिए, इस जुल्म से आज़ादी, नफ़रत से और शोषण से का जो नेक्सस है, उससे आज़ादी जो चाहिए, उसके लिए। और इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि आप हिंसा को कभी कंडोन ना करें, उसकी तारीफ ना करें, चाहे वो किसी जुल्मी का भी कत्ल किया गया हो, क्योंकि हिंसा 99% वक्त वो समाधान नहीं होती है, कातिलों को ही सपोर्ट करती है। एक आतंकी घटना फीड करती है सांप्रदायिक जुनून को, और उससे 100 गुनी हिंसा उससे पैदा होती है। इसलिए टेररिज्म इन एनी फॉर्म, चाहे वो छोटा सा ग्रुप का हो, चाहे सरकार की तरफ से पुलिस की द्वारा टेरर पैदा किया जाए, आर्मी के द्वारा टेरर पैदा कराया जाए, या किसी, एवरी काइंड ऑफ टेरर, एवरी काइंड ऑफ वायलेंस इज एंटी पीपल, जनता के खिलाफ है। इसलिए हमें सच्चाई की ताकत पहचाननी है और बगैर हथियारों को रिसोर्ट किए, बल्कि अपने अंदर हमें नफ़रत की विचारधारा से करनी है, नफ़रत वाले आदमियों से भी हमें नफ़रत ना हो, इतनी हमें तैयारी करनी है। हालांकि ये कठिन काम है कि किसी कातिल से आप नफ़रत ना करो, ये मुश्किल काम है, लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है और हमें सब्र की ज़रूरत है। ये मेरा सोच है। आप जब लोगों के बीच में जाते हैं तो मैंने देखा आपके कुछ वीडियोस, आप गाते भी हैं और वो संदेश जो है गाने के ज़रिए भी देते हैं। आप यहाँ पे कुछ गा के सुनाएंगे हमको? मैं एक छोटा सा गाना भी मैंने रिसेंटली लिखा, इंसान करके, वो है, संतान है हम एक मालिक के, संतान है हम एक मालिक के, धरती माता के जाए हैं हम, जात धर्म से ऊपर हैं, इंसान बनकर आए हैं, संतान हैं हम एक मालिक के। सूरज हमें अपना लगता है जो दूर करोड़ों मील पे है, पर पास का शख्स नहीं दिखता, ये भरम हटाने आए हैं, संतान हैं हम एक मालिक के। दरियाए मोहब्बत दिल में है जो कैद भी है, बेचैन भी है, खुदगर्जी को काबू करके हम प्यार बहाने आए हैं, संतान हैं हम एक मालिक के। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ विपिन कुमार त्रिपाठी थे। अपनी ज़िंदगी की पूरी दास्तान, जब से उन्होंने भागलपुर दंगों को देखा, उसके बाद जब उससे पहले जब वे अमेरिका में थे,
जिस तरह के संघर्ष उन्होंने मोहब्बत के प्रचार के लिए किए, लोगों को ये बताने के लिए किए कि नफ़रत इस देश में रहने का या इस दुनिया में रहने का समाधान नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरे इंसान से मोहब्बत करें, प्यार करें। बहुत अच्छी बातचीत हम लोगों की रही। इस बातचीत को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। मकतूब हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।